ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि शायद सोलर एनर्जी को सिर्फ बैटरी में ही स्टोर किया जा सकता है। जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल लिथियम बैटरी बहुत फेमस है मार्केट में, और हम ये सोचते हैं कि शायद सोलर एनर्जी को हम सोलर इन्वर्टर के थ्रू लिथियम बैटरी में ही स्टोर कर सकते हैं। आपको ये भी मालूम है कि लिथियम बैटरीज जो हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं। वो बैटरी जो तकरीबन 2 से 2.5 लाख की है, वो सिर्फ 1000 वाट का 1 किलोवाट का लोड सिर्फ और सिर्फ 3.5 से 4 घंटे तक मैक्सिमम चला सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो कि सोलर टेक्नोलॉजी ही है, लेकिन वो सोलर टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बैटरी में स्टोर नहीं होगी, बल्कि एक और तरीका है जिससे हम रात को 24 घंटे किसी भी वक्त हम बिजली भी हासिल कर सकते हैं, हीट एनर्जी भी हासिल कर सकते हैं, और एयर कंडीशनिंग यानी कूलिंग उससे हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इसमें नई टेक्नोलॉजी को जो है वो डिस्कस किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस की दुनिया में, फ़िज़िक्स की दुनिया में, इंजीनियरिंग की दुनिया में जो रिसर्च कर रहे हैं उनकी तवज्जो मैं इस टेक्नोलॉजी की तरफ जो है वो दिलाना चाहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि सोलर जो टेक्नोलॉजी आजकल मार्केट में ज़्यादा फेमस है पाकिस्तान में, उसे हम कहते हैं फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी यानी पीवी टेक्नोलॉजी, राइट। लेकिन एक टेक्नोलॉजी और है, उसे कहते हैं सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, यानी सूरज की रोशनी यानी सनलाइट को एक तरीके से कैप्चर किया जा सकता है पीवी से, यानी फोटोवोल्टिक इफेक्ट से। यानी एक सोलर पैनल आप इस्तेमाल करते हैं और सनलाइट को डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इस इलेक्ट्रिसिटी को आप बैटरीज में स्टोर करते हैं, और अगर रात को आपको कोई लोड चलाना पड़ जाए, इलेक्ट्रिकल लोड, तो आप लिथियम बैटरीज़ या ट्यूबुलर बैटरीज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बैटरीज़ बहुत कॉस्टली हैं। अगर आपने कोई बड़ा लोड चलाना हो, कमर्शियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर आपने कोई लोड चलाना हो, तो ये बैटरीज़ इंतहाई कॉस्टली पड़ती हैं। डोमेस्टिक लेवल पर ये बैटरीज़ फिर भी अफोर्डेबल होती हैं, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे आपके पास जो लोड है वो 5 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट तक तकरीबन ज़्यादातर लोगों का होता है। लेकिन जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, जब हम कमर्शियल लेवल पे बात करते हैं, तो वहाँ पर बैटरीज़ का अगर हम बैकअप बनाते हैं, एक फॉर एग्जांपल 50 किलोवाट का, 100 किलोवाट का, 500 किलोवाट का, 1 मेगावाट का, तो वहाँ पर ये बैटरीज़ इंतहाई कॉस्टली पड़ती हैं, क्योंकि पूरी रात का बैकअप लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि सूरज की रोशनी को हम इस्तेमाल करें और रात को किसी भी वक्त इस सूरज की रोशनी को हम इस्तेमाल कर सकें? यही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। यानी हम क्या करते हैं कि सूरज की जो रोशनी है उसको कैप्चर करते हैं, और कैप्चर करने के बाद हम उसको थर्मल एनर्जी में स्टोर कर लेते हैं। यानी स्टोरेज जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होती, थर्मल एनर्जी में इसको स्टोर करते हैं। सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी जो है वो पहले वजूद में आई है, और ये जो पीवी टेक्नोलॉजी है ये बाद में वजूद में आई है। यानी सबसे पहले जो सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो हॉरेस डिसोसियो ने दिया। यानी सोलर एनर्जी को कैप्चर करके उसको यूटिलाइज करने का जो पहला कॉन्सेप्ट है सबसे पहले वो इन्होंने दिया। यानी इन्होंने सूरज की रोशनी को ट्रैप सबसे पहले किया। ये टेक्नोलॉजी बाद में वजूद में आई है, इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले 18वीं सदी में हॉरेस डिसोसियो ने क्या किया, एक हॉट बॉक्स बनाया, और इस हॉट बॉक्स का जो हम सोलर कलेक्टर भी कहते थे, उसके अंदर इन्होंने एक फ्रूट को रखा, और ग्लास का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने सूरज की जो रोशनी है उसको एक हॉट बॉक्स के अंदर, यानी उस ग्लास के बॉक्स के अंदर ट्रैप किया, सूरज की रोशनी को
ट्रैप किया और वहाँ पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई। ज़ाहिर है कि जब सूरज की रोशनी एक जगह पे फोकस करके ट्रैप होगी तो वहाँ पर हीट जो है हरारत बढ़ जाएगी। तो वहाँ पर इन्होंने जो टेम्परेचर मेंटेन किया तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, यानी 87 डिग्री से लेकर तकरीबन 108 डिग्री सेल्सियस के दरमियान इन्होंने टेम्परेचर जो है वो अटेन कर लिया, हासिल कर लिया, और एक अंदर फ्रूट रख के उसको पकाया, कुक किया। यानी सोलर कुकिंग का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले वो इन्होंने दिया 18वीं सदी में। उसके बाद ये सोलर कुकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व होता गया, एडवांस होता गया, और इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें जो हैं वो आती गई। पीवी की जो टेक्नोलॉजी है वो वजूद में आती है 1839 में, यानी 19वीं सदी में। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया सबसे पहले? एडमंड बैकरल ने। इनकी एज जो है वो सिर्फ 19 साल की थी, 19 की एज में। ये बेसिकली एक फिजिसिस्ट थे और इन्होंने जो है क्या किया, फोटो वोल्टेक इफ़ेक्ट डिस्कवर किया। बेसिकली ये काम कर रहे थे, एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इन्होंने इलेक्ट्रोड्स को डिप कर रहे थे, जो कि आजकल बैटरी का कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर ये काम कर रहे थे। और डिस्कवरी जो हो जाती है वो फोटो वोल्टेक इफ़ेक्ट की हो जाती है। इन्होंने देखा कि सनलाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोड के ऊपर आके स्ट्राइक करती है और वहाँ पर एक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, वोल्टेज क्रिएट होता है। तो सबसे पहले जो है सूरज की रोशनी से जो करंट का तस्वुर है वो अलेक्जेंडर एडमंड बैकरल ने 1839 में जो है वो पेश किया था। उसके बाद ये सोलर टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व होती है। लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो देखें सबसे पहले जो चीज़ वजूद में आती है वो सोलर कुकिंग का कॉन्सेप्ट पहले वजूद में आया, यानी सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी पहले वजूद में आई, उसके बाद पीवी टेक्नोलॉजी वजूद में आई। अब आजकल जो है 90% जो ग्लोबल मार्केट है वो पीवी की है, यानी 90% जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो पीवी की है पूरी दुनिया में। यानी ज़्यादातर लोगों का फोकस इधर है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए ये पूरा मैकेनिज़्म जो है वो आजकल यूज़ होता है। लेकिन ये मैकेनिज़्म अगर आप इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ये इंतहाई कॉस्टली होगा। तो फिर ऐसा क्या करें इंडस्ट्री में, ऐसी कौन सी स्टोरेज यूज़ करें जो बैटरी का काम करे हमारे लिए? तो वो कॉन्सेप्ट है सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी का। अब सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी जो है वो हॉट बॉक्स के बाद, यानी 1767 में 18वीं सदी में हॉट बॉक्स के इजाद होने के बाद ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई। फिर एक डिश इजाद हो जाती है। सूरज की रोशनी जो है वो इस डिश पे आके टकराती है और एक पॉइंट पे फोकस होती है। इसे कहते हैं फोकल पॉइंट, ठीक है। यानी सूरज की रोशनी यहाँ आती है, पैराबोलिक डिश है, यहाँ पे आके टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ पे फोकस पॉइंट होगा। इस जगह पे हरारत, हीट एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि सारी जो रेज़ हैं वो एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं। तो जाहिर है कि यहाँ का टेम्परेचर इस पॉइंट का बढ़ जाएगा। तो फिर कुकिंग का जो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर एक पॉट रख दिया गया और यहाँ पर जो है कुकिंग की जाती थी, इस पॉइंट के ऊपर कुकिंग की जाती थी, राइट। यानी कि अर्ली 90s में ये कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी इवॉल्व हो चुका था। लेकिन उसके बाद देखा गया कि चूँकि कुकिंग के लिए फिर ज़ाहिर है बाहर जाना पड़ता, मैदान में जाना पड़ता था जहाँ पे डिश लगी हुई है, तो लोग जो है वो बाहर में जाके कुकिंग प्रेफर नहीं करते थे, घरों के अंदर कुकिंग को जो है वो करना पसंद करते थे। लिहाजा उसके बाद जो है ये इवॉल्व हुई और फिर पैराबोलिक जो है ट्रफ्स आने लग गए, पैराबोलिक जो है एडवांस डिशेस आने लग गई, जिसको बाद में नाम दिया गया शेफलर का, क्योंकि शेफलर जो है वो एक साइंटिस्ट जो है गुजरे हैं ऑस्ट्रिया में। इनका जो पूरा नाम है वो है वोल्फगैंग शेफलर। वोल्फगैंग शेफलर जो है इनके नाम से ही जो है ये शेफलर जो है वो फेमस हुए। 1990s से लेकर तकरीबन 2009 से पहले तक, यानी ये जो 10 से 20 साल थे, इसके अंदर ये शेफलर्स काफ़ी फेमस हुए कुकिंग के पर्पज़ के लिए। लेकिन इसका तरीका ये था कि वाटर को जो है वो इंजेक्ट किया जाता था नीचे से इस पॉइंट, फोकस पॉइंट की तरफ, और वाटर को इंजेक्ट करके स्टीम में तब्दील कर लिया जाता था। यानी कि जो हमारी आउटपुट थी वो स्टीम होती थी। इंडिया में 1994 में फर्स्ट स्टीम कुकिंग सिस्टम 24 डिशेस पर मुश्तमिल था, जिससे 1200 लोग जो है वो खाना खाया करते थे। उसके बाद 2009 में 73 डिशेस जो हैं वो लगाई गई, जिससे 50,000 लोग जो है वो खाना खाया करते थे। हर डिश का जो एरिया था 16 स्क्वायर mm था और इस सिस्टम में कोई गैस, बिजली, डीजल इस्तेमाल नहीं होता था। तो सबसे पहले जो है वो हॉट बॉक्स के बाद जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, पैराबोलिक जो है डिशेस की फॉर्म में आ गई, और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, उसके बाद आ गई पैराबोलिक ट्रफ्स आने लग गए,
उसके बाद जो है वो टावर की फॉर्म में ये बेसिकली चली गई टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसको आजकल हम CSP टेक्नोलॉजी कहते हैं, कंसंट्रेटिंग सोलर पावर। इस पूरे टॉपिक के ऊपर, सोलर थर्मल के ऊपर, CSP के ऊपर मैंने 1 साल पहले 2 वीडियोस बनाई थी और इस टेक्नोलॉजी को मैंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया था आप लोगों को। आज 1 साल के बाद फिर मैं इस टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। और क्यों फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि इस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा फ़ायदा है इंडस्ट्री को। जब हम इंडस्ट्री में स्टोरेज की बात करते हैं तो अगर हम स्टीम प्रोड्यूस करेंगे तो स्टीम को हम स्टोर कर लेंगे प्रेशराइज्ड हॉट वाटर की फॉर्म में या फिर मोल्टन सॉल्ट की फॉर्म में। कि ये आपके पास डिश है, तो ये इसका एक रिसीवर है, यहाँ सनलाइट आती है, इस तरफ जाती है, तो इस पॉइंट ऐसी बहुत सारी डिशेस इंस्टॉल कर दी जाती हैं और इसका ये जो फोकस पॉइंट है वो सबका कनेक्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर जो है वो वाटर की सप्लाई दे दी जाती है। जब वाटर की सप्लाई आप देंगे इन पॉइंट्स के ऊपर, बहुत सारी डिशेस आपने इंस्टॉल की होंगी, तो जाहिर है कि ये वाटर जो है वो स्टीम की फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। वाटर को हीट मिलेगी क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा टेम्परेचर जो है वो अटेन हो जाता है। तकरीबन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर अटेन हो रहा है, अगर जब बहुत सारी डिशेस कंबाइन होकर बहुत बड़ा प्रेशर जो है टेम्परेचर क्रिएट कर देती हैं तकरीबन 1200 डिग्री के आसपास, यानी कि बहुत सारी डिशेस हों तो, और अगर एक ही बड़ी पैराबोलिक जो है वो डिश लगा दी जाए, जो कि आप देख सकते हैं। और 2009 में ये जो डिश है ये बड़ी डिश बन चुकी थी जिसमें तकरीबन आप देख सकते हैं कि ये 380 मिरर इसमें लगे हुए हैं और 400 किलोग्राम स्टीम पर आवर इसकी आउटपुट है। और कितनी इफ़िशेंसी है इसकी? 85% इफ़िशेंट सिस्टम है। जबकि आपका ये जो PV टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, ये कितनी इफ़िशेंट है आपको पता ही है, 20% से लेकर 25% तक इफ़िशेंट है। जितनी सूरज की रोशनी सोलर पैनल पे आके गिरती है उसका सिर्फ 20 से 25% हम इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी वेस्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जितनी सनलाइट इस सिस्टम में आती है हमारे पास डिशेज़ में, पैराबोलिक डिशेज़ में, उसका 85% हम इस्तेमाल कर लेते हैं और उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी इफ़िशेंसी का लेवल देखें आप इन दोनों को, अगर हम कंपेयर करें, अगर आप सिर्फ घर में सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पे बात कर रहे हैं, तो फिर तो ये बेहतर है PV टेक्नोलॉजी आपके लिए। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में बड़ी स्टोरेज सिस्टम चाहते हैं तो वहाँ पर आप ट्राई जनरेशन कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज़ ट्राई जनरेशन कॉन्सेप्ट? यानी आप पावर भी जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर सोलर थर्मल से, आप जो है वो हीटिंग भी क्रिएट कर सकते हैं और आप कूलिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पर आपने स्टीम जो है वो बना ली, वाटर को इंजेक्ट किया, यहाँ पे पानी का होना ज़रूरी है, पानी इंजेक्ट करेंगे तो स्टीम बनेगी। फिर इस स्टीम को आप स्टोर भी कर सकते हैं। जब स्टीम को आप स्टोर करेंगे, किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? प्रेशराइज्ड हॉट वाटर की फॉर्म में इसको स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपको रात को 4 बजे भी स्टीम चाहिए तो प्रेशराइज्ड हॉट वाटर को आप स्टीम में तब्दील करेंगे और फिर स्टीम के आगे आप टरबाइन लगाकर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई जनरेशन कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अगर आप एक बड़ी डिश इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसमें तकरीबन ये जो डिश नज़र आ रही है इसमें 380 मिरर्स हैं और हर इसका जो रिफ्लेक्टिंग एरिया है वो 500 स्क्वायर मीटर है, 500 स्क्वायर मीटर्स का रिफ्लेक्टिंग एरिया है। और ये GI शीट को और 1 mm ग्लास को जो है वो सैंडविच करके जो है ये बनाई गई है। और इसका एक रिसीवर है जो कंसंट्रेटिंग पॉइंट है, तो वहाँ पर जो है वो सारी सनलाइट कंसंट्रेट हो रही है और वहाँ पे जो टेम्परेचर अटेन हो रहा है इस रिसीवर पॉइंट पे वो 1700 डिग्री सेल्सियस अटेन हो रहा है। यहाँ पर वाटर जो है वो इंजेक्ट किया जा रहा है और फिर उससे स्टीम बनाई जा रही है। और ये स्टीम जो यहाँ रिसीवर पे बन रही है उसको स्टीम को नीचे लाया जाता है, नीचे ला के उसको इंसुलेटेड टैंक्स के अंदर भेजा जाता है और वहाँ पे प्रेशराइज्ड हॉट वाटर की फॉर्म में इसको स्टोर कर लिया जाता है। अगर रात को 4 बजे भी आपको चाहिए तो रिच टैंक से जो है स्टीम हासिल कर सकते हैं। फिर ये जो स्टीम आप हासिल करेंगे रात को 4 बजे, सपोज़ 24 घंटे का सिस्टम है ये, उस स्टीम को आप 3 जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, आप टरबाइन लगा के पावर बना सकते हैं। नंबर 2, आप उससे कूलिंग भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे जी स्टीम से कूलिंग कैसे होती है? तो वो कॉन्सेप्ट है वेपर एब्जॉर्प्शन चिलर। वेपर एब्जॉर्प्शन चिलर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आप स्टीम को कूलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, एयर कंडीशनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ है और वो है हीटिंग, यानी हॉट वाटर। जो वाटर कंडेंस होगा हॉट वाटर, उस हॉट वाटर को भी हम मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल लॉन्ड्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको नहाने धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। घरों में जैसे हम गीज़र लगाते हैं, गर्म पानी हमें घरों में डोमेस्टिक लेवल पे चाहिए होता है, उसको डोमेस्टिक लेवल पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट।
ये जो यहाँ पे स्टीम जनरेट हुई है, इस स्टीम का जो प्रेशर है वो है 50 बार, और यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर है वो है 500 डिग्री सेल्सियस, यानी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हो तो वो बहुत अच्छी स्टीम होती है, यानी हाई लेवल की स्टीम होती है, और उससे आराम से बड़ा जो टरबाइन है वो भी घुमाया जा सकता है, उससे पावर बनाई जा सकती है। फिर ऐसा नहीं है कि ये सारी स्टीम जो है वो इस्तेमाल हो गई और फिर हमारे किसी काम की नहीं रही, ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है कि जब ये स्टीम जो है टरबाइन में जाती है तो फिर इसी स्टीम को जो रिकवर करके एक लो प्रेशर स्टीम हासिल होती है, और उसे कहते हैं, वो तकरीबन 8 से 10 बार उसका प्रेशर होता है, ठीक है। वो स्टीम बेसिकली टरबाइन से वापस लेके इस प्रेशर के ऊपर फिर हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। किस पर्पस के लिए? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको HVAC सिस्टम यानी हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो हॉस्पिटल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है कि सर्दियों में हमें जो है वो हीटिंग सिस्टम चाहिए होते हैं पूरी यूनिवर्सिटी को, पूरी जो है वो एक हॉस्पिटल को अगर हम चाहते हैं कि वो उसका हर कमरा जो है वो गर्म रहे, तो वहाँ पर भी जो है वो ये सिस्टम इस्तेमाल जो है वो हो सकता है, और ये बहुत चीप सिस्टम है। और बल्कि सबसे मज़े की बात, ये 24 घंटे का सिस्टम है, 24 आवर सोल्यूशन है। तो इस टेक्नोलॉजी के जो है वो 3 फ़ायदे हो जाते हैं, यानी कि आप सर्दियों में जो है वो आप हीटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं, और गर्मियों में जो है वो आप कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं, और टरबाइन लगा के जो है वो पावर भी जनरेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी को पावर भी दी जा सकती है टरबाइन लगा के, उसको सर्दियों में हीटिंग दी जा सकती है, गर्मियों में कूलिंग दी जा सकती है। हॉट वाटर जो बचेगा एंड में उसको जो है वो मुख्तलिफ सर्दियों में इसको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, प्रोसेस हीटिंग में, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में, और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे स्टीम का इस्तेमाल है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है हीटिंग। 60% हमें इंडस्ट्री में हीटिंग चाहिए होती है, 35% इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, और तकरीबन 10% जो है इंडस्ट्री में हमें कूलिंग चाहिए होती है। याद रखें, तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड है यानी डोमिनेंट एनर्जी है इंडस्ट्री लेवल पे वो हीटिंग है। और अगर आप यहाँ से हीटिंग हासिल करने की कोशिश करेंगे तो पहले आप सोलर पैनल्स लगाएंगे, उससे बिजली बनाएंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ 25% की एफिशिएंसी मिलेगी। फिर अगर आपको रात को हीटिंग पैदा करनी है तो आपको बैटरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बैटरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेंगी और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगी, और फिर गीज़र लगाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिक गीज़र। तो इलेक्ट्रिक गीज़र को अगर आप बैटरीज पर चलेंगे तो आप सोचें कॉस्ट कहाँ पर चली जाएगी। तो हीटिंग अगर आपको एट द एंड अगर आपकी आउटपुट स्टीम है, यानी अगर आपको स्टीम चाहिए, तो फिर आपको इस टेक्नोलॉजी पे नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर आपको जो है वो यकीनन एक CSP टेक्नोलॉजी, कंसंट्रेटिंग सोलर पावर पे जाना चाहिए। अब इसकी एडवांस फॉर्म आजकल जो चल रही है वो है CSP, यानी टावर फॉर्म। टावर फॉर्म जो है वो सोलर पावर प्लांट्स में, सोलर थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं, वो घरों में या इंडस्ट्री लेवल पे वो टावर इस्तेमाल नहीं होते, वो इसकी एडवांस फॉर्म है। इंडस्ट्री में जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो ये बड़े डिशेज़ होती हैं इस्तेमाल, जो भी मैंने आपको दिखाई, ये डिश भी इस्तेमाल हो सकती है, स्मॉल डिश भी ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन स्मॉल डिश जो है वो एरिया ज़्यादा उसके लिए चाहिए होता है। बड़ी डिश जो है वो अगर आप लगाएंगे तो तकरीबन 25 मीटर बाई 25 मीटर इतना एरिया आपको चाहिए होगा। 25 मीटर बाई 25 मीटर का अगर आपके पास एरिया हो तो आप 500 स्क्वायर मीटर्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस 380 मिरर इस्तेमाल करके, जो कि 1.1 बाई 1.1 यानी 1.1 मीटर बाई 1.1 मीटर, ये एक मिरर का की डायमेंशन है। इस तरह के अगर आप 380 मिरर इस्तेमाल करेंगे तो 500 स्क्वायर मीटर के करीब आपके पास रिफ्लेक्टिंग एरिया आ जाएगा, और इस रिफ्लेक्टिंग एरिया से आप 400 किलो पर आवर स्टीम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये स्टीम का जो प्रेशर है वो 50 बार 500 डिग्री सेल्सियस होगा। इससे आप टरबाइन घुमा के पावर भी बना सकते हैं। फिर जो स्टीम रिकवर होगी उससे जो है उसको इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत सारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको कूलिंग पर्पज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है, हीटिंग स्टीम को कूलिंग में ले जाया जा सकता है, यानी जैसे मैं आपको बताया कि जो एब्जॉर्प्शन चिलर्स लगा के, और उसके बाद जो है जो बाकी पीछे जो कंडेंस हुआ हुआ हॉट वाटर बचेगा उसको जो है आप मुख्तलिफ स्मॉल स्केल पर, यानी जैसे लॉन्ड्री में, बेथिंग के लिए, मुख्तलिफ जगहों पे जो है उसको घरों में डोमेस्टिक लेवल पे भी उस हॉट वाटर को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं और इसकी स्टोरेज जो है वो बहुत सस्ती है। तो नाइट टाइम में अगर आपको 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड हो 10 घंटे के लिए, सपोज़ रात के वक्त, तो अगर आप बैटरीज पे जाएंगे तो ये आपको तकरीबन 3 गुना महंगी पड़ेगी, और अगर आप इस टेक्नोलॉजी पे जाएंगे तो ये आपको 3 गुना सस्ती पड़ेगी,
क्योंकि थर्मल एनर्जी को स्टोर करना जो है वो चीप है बनिस्बत इस टेक्नोलॉजी के। ईच टेक्नोलॉजी हैज़ इट्स ओन एरिया ऑफ स्ट्रेंथ। मैं ये नहीं कहता कि ये हमारे लिए यूज़लेस है, ये ज़्यादा यूज़फुल है। हर टेक्नोलॉजी का अपना एक स्ट्रेंथ एरिया होता है, हर टेक्नोलॉजी की अपनी एक ख़ास एप्लीकेशन होती है, कुछ ट्रेड ऑफ्स होते हैं, ठीक है। इन दोनों का मैकेनिज़्म डिफरेंट है, इन दोनों में कुछ ना कुछ हमने ट्रेड ऑफ्स किए हैं। कहीं कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर ये बेहतर है, कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जहाँ पे ये बेहतर है। तो यही मैंने बात की है कि अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे पावर खाली आपको चाहिए तो फिर आप इधर आ जाएं, यानी 5 किलोवाट का सिस्टम, 10 किलोवाट का सिस्टम, 15 किलोवाट का सिस्टम, तो आप यहाँ आ जाएं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुकिंग करनी है और बड़े लेवल पे करनी है, तकरीबन समझे 500,000 लोगों का खाना जो है वो आपने तैयार करना है, और वो आप वहाँ पे फिर इस टेक्नोलॉजी पे ना जाएं, फिर आप इधर आ जाएं, फिर आप डिशेस का इस्तेमाल करें। अगर आप डिश का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आप डायरेक्ट डिश से जो है वो स्टीम बनाएंगे। पानी जो है वो यहाँ पे ज़ाहिर है रिक्वायर्ड होगा, जिस इलाके में पानी हो वहीं पे ये टेक्नोलॉजी वैलिड है, क्योंकि पानी लाजमी इसमें चाहिए होता है। पानी आप इंजेक्ट करेंगे तो आउटपुट पे स्टीम आएगी, स्टीम को आप स्टोर कर सकते हैं और रात को किसी वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है वो ये था ताकि जो रिसर्चर्स हैं हमारे उनको एक डायरेक्शन मिले, वो इसके ऊपर भी काम करें। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांसमेंट हो चुकी है इसमें, और हर घर में ये टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है और इसके अपने बेनिफिट्स हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी हमें बहुत महंगी पड़ रही है, तो वहाँ पर हमें इस टेक्नोलॉजी को जो है वो लेकर आना पड़ेगा, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करनी पड़ेगी ताकि इसको और इवॉल्व किया जा सके और एडवांस किया जा सके। तो इसके ऊपर रिसर्च करें और मज़ीद कुछ नया बनाने की कोशिश करें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि सब तक ये नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।